हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बिहार से केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो अपना लास्ट लेक्चर था उससे जस्ट आगे, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, उनका नोमेनकल्चर के बारे में बात करेंगे। नोमेनकल्चर के रूल क्या है और इसके अलावा हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा नामांकन समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने खूब सारे एग्जाम्पल जाने थे। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के प्रकार, लिगेंड सारे उनका जो आवेश है वो सब बात हमने लिखा था, जाना था। आज की इस क्लास में अपना जो टारगेट रहेगा वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, उनका नोमेनकल्चर और उसके कुछ एग्जाम्पल। तो देखो टॉपिक अपना ये है संकुल यौगिकों का IUPAC नामांकन। ये अपना टॉपिक है दोस्तों। बता दूं कि इस आज के लेक्चर इंपोर्टेंट लेक्चर है, या मैं ऐसा कह दूं ये आज का जो अपना क्लास है वो सबसे इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम नोमेनकल्चर के जो जनरल रूल्स हैं वो जानेंगे। उसको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मात्र 2 मिनट में हम उनको प्रत्येक चीज समझ लेंगे और समझने के बाद हम आराम से चाहे फिर अपनी बुक में या फिर बुक के अलावा कैसा भी एग्जाम्पल आए उसके बारे में हम उसका नोमेनकल्चर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अपना टॉपिक है संकुल यौगिकों का नामांकन। संकुल यौगिक है, उनका नामांकन कैसे किया जाए वो अपने को जानना है। नोमेनकल्चर किया कैसे जाए, किस प्रकार से उसका नामांकन हम करें। तो देखो नामांकन के कुछ नियम है। सबसे पहले हम जानेंगे कुछ नियम, जान लेते हैं। नोमेनकल्चर के क्या क्या नियम है वो अपने को जानना है। नियमों में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, मात्र इसके 3 या 4 नियमों की बात करेंगे कि वो नियम क्या क्या है, कैसे हैं, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर अपने को नियम पता चल जाएगा तो नामांकन करने में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। नियम अपने को जानना जरूरी है। देखो नियमों के तहत हम बात करें, नियम जाने से पहले बता दूं कि आपको पता है अकार्बनिक लवण होते हैं या अकार्बनिक यौगिक होते हैं, उनके नामांकन में पहले धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद में ऋणायन का नाम लिखते हैं। पहला किसका नाम लिखेंगे, धनायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, ऋणायन का नाम लिखा जाएगा। तो देखो पहला रूल यही बना लेते हैं, पहला नियम यही जान लेते हैं क्या, संकुल यौगिकों में पहला नियम यह है कि संकुल यौगिकों के नामांकन में सर्वप्रथम धनायन का नाम, उसके पश्चात ऋणायन का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो पहला नियम है वो है संकुल यौगिकों के नामांकन में सर्वप्रथम धनायन का नाम, तत्पश्चात ऋणायन का नाम लिखा जाता है। पहला रूल अपना यही है कि संकुल यौगिकों में नामांकन, संकुल यौगिकों के नामांकन में सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में ऋणायन का नाम लिखा जाता है। दूसरा रूल याद रहे वो है सरल धनायन, सरल धनायन व ऋणायन का नाम लिखते समय उनकी संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। देखो पहला रूल तो ये था, याद रखना आपको। पहला नियम ये है, पहले धनायन का नाम लिखना, अभी के बाद में आपका ऋणायन को नाम लिखना। बेटा सिंपल सी बात है, पहले आपने किसी को नाम लिखना है धनायन को, और बी के बाद में आपने ऋणायन को नाम लिखना है। ठीक है, अब इस धनायन और ऋणायन का नाम लिखने के बाद में दूसरी बात करी कि धनायन और ऋणायन का नाम में आपा की संख्या को उल्लेख करा। संख्या 2 रहे, चाहे 4 है, चाहे 10 रहे, आप केवल बिल्कुल सिंपल सो नाम लिखना है। 2 नियम
छोटा छोटा नियम है। आपकी बात आप करने बाद तीसरा नियम करना। उम्मीद कर रहा हूं आपके दोनों नियम समझ में आएंगे। दोबारा देखिए, पहला नियम में तो क्या है, धनायन और ऋणायन, पहले धनायन का नाम और फिर ऋणायन का। दूसरे में क्या है, धनायन और ऋणायन के नाम में संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। तीसरी बात हम बात करेंगे वो है समन्वय मंडल। समन्वय मंडल का नाम लिखते समय सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये, अगर अपने को आता है तो पूरे नियम हम आराम से सारे नाम लिख लेंगे। वो है समन्वय मंडल का नाम लिखते समय सर्वप्रथम लिगेंडों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। आपने लिखा समन्वय मंडल का नाम लिखते समय सर्वप्रथम लिगेंडों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एबीसीडी के अनुसार, ए से चालू हो रहा है तो उसका पहले नाम लिखेंगे, बी से चालू हो रहा है उसका बाद में नाम लिखेंगे, सी से चालू हो रहा है उसका बाद में नाम लिखेंगे। ऐसे आपको अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान रखना है। इंग्लिश वर्ड याद में रखना है। नाम के में पहला अक्षर किस नाम से चालू हो रहा है उसके आधार पर वो नाम लिखना है। उसके पश्चात देखो हमने क्या लिखा, लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। उसके पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, उसकी ऑक्सीकरण संख्या सहित लिखा जाता है। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय अपने को याद रखना उसकी ऑक्सीकरण संख्या जरूर लिखनी है, ऑक्सीडेशन नंबर जरूर लिखना है। अब याद ये रखना है कि ऑक्सीकरण नंबर लिखते समय आपको याद रहे ऑक्सीकरण अंक है वो सदैव क्या है, रोमन संख्या में लिखे जाएंगे। क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक सदैव रोमन संख्या में लिखा जाता है। देखो दूसरा रूल इंपॉर्टेंट है, दूसरा रूल है वो, तीसरा रूल अपने को सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ये है समन्वय मंडल का नाम लिखते समय सर्वप्रथम लिगेंडों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। उसके पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम ऑक्सीकरण अंक सहित लिखा जाएगा और ऑक्सीकरण अंक को सदैव रोमन संख्या में लिखा जाएगा। ऑक्सीकरण अंक आप रोमन संख्या के अलावा किसी भी संख्या में लिखोगे वो गलत है, इसलिए आपको याद रखना केवल रोमन संख्या का ही प्रयोग करेंगे। इसलिए आपको ज्यादा भी नहीं तो 5 या 6 तक रोमन संख्या आनी जरूरी है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना तीसरा रूल हो गया। पहला नियम धनायन ऋणायन की बात की थी, पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का। दूसरा क्या था, संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। तीसरा समन्वय मंडल के नोमेनक्लेचर में हमने कहा था पहले लिगेंडों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, उसके पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु का नाम रोमन संख्या ऑक्सीकरण अंक सहित लिखा जाता है और ऑक्सीकरण अंक को सदैव रोमन संख्या में लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपने पास बात आती है 4 नंबर, वो है यदि समन्वय मंडल धनात्मक व उदासी है तो या रहे तो केंद्रीय परमाणु का नाम केंद्रीय परमाणु का नाम साधारण रूप से लिखा जाता है और यदि
ऋणात्मक रहे तो केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में एक अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो चौथा रूल अपना ये है, यदि समन्वय मंडल धनात्मक व उदासीन, समन्वय मंडल अगर धनात्मक रहे या फिर उदासीन रहे, समन्वय मंडल कैसा रहे, या तो धनात्मक रहे या फिर कैसा रहे, उदासीन, तो आपको याद रखना केंद्रीय परमाणु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करना है। केंद्रीय परमाणु का नाम साधारण रूप से लिखा जाता है, जैसा है वैसा ही लिखा जाता है। अगर समन्वय मंडल ऋणात्मक है, पूरा समन्वय मंडल है, उसका उस पर आवेश को ऋणात्मक आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या लगाओगे, एक अनुलग्न का प्रयोग किया जाएगा। किसके, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में क्या करेंगे, एक अनुलग्न का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने 4 रूल हो गए। 4 रूलों को दोबारा ध्यान देना। पहला संकुल हो गया, नामांकन में पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे, फिर लिखा सरल धनायन और सरल ऋणायन के नाम में संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। फिर था समन्वय मंडल के नाम लिखते समय पहले ये अंग्रेजी वाला में लिगेंडो के नाम लिखेंगे, उसके पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु को ऑक्सीजन अंक सहित लिखा जाएगा, और ऑक्सीजन अंक है उसको सदैव रोमन संख्या में लिखा जाएगा। चौथा रूल था, यदि समन्वय मंडल धनात्मक उदासीन है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसा है वैसा का वैसा रखा जाएगा। और अगर ऋणात्मक है तो नाम के अंत में क्या करना है, एक अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 4 रूल हो गए। रूल बच गया एक, वो बात करेंगे आगे, लेकिन पहले आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ले लिया होगा, चलो आगे बात करते हैं। रूल नंबर 5, यदि एक समान लिगेंड एक से अधिक संख्या में पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं, तो उनके नाम से पूर्व डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि का प्रयोग किया जाता है। देखो अपने लिखा, यदि एक समान लिगेंड है, बाकी संख्या संकुल यौगिक में एक से ज्यादा, जहां 2 रहे तो डाई, 3 रहे तो ट्राई, 4 रहे तो टेट्रा, 5 रहे तो पेंटा और 6 रहे तो हेक्सा आदि शब्दा को उल्लेख करांगा, कद करांगा, बिल्कुल नाम लिखांगा, जस्ट पहले आपका लिखूंगा 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, ऐसे शब्दों को प्रयोग करेगा। ठीक है, याद रह जाएगा। लेकिन अपने याद रखना है, कुछ कार्बनिक लिगेंड लिगेंडों के नाम, कुछ कार्बनिक लिगेंडों के नाम, जो कुछ कार्बनिक लिगेंड हैं उनके नाम में पहले से ही क्या डाई, ट्राई आदि शब्द उपस्थित होते हैं, क्या लिखा आपने, कुछ कार्बनिक लिगेंड हैं
उनके नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा शब्द उपस्थित होते हैं और यदि इनकी संख्या एक से अधिक होती है तो क्या लिखेंगे? 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए क्या लगाएंगे? 4 को लिखेंगे टेट्राकीस, 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंटाकीस। शब्दों का उल्लेख करते हैं। देखो ये इंपोर्टेंट है कि अपने को ये याद रखना है कि कार्बन लिगेंडों के नाम में तो नहीं रहेगा। कार्बन लिगेंड है उनके नाम में पहले से क्या होता है? डाई, ट्राई, टेट्रा, ये शब्द पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। अभी ये शब्द जब प्रेजेंट होते हैं तो क्या करेंगे? फिर भी उनकी संख्या एक से ज्यादा रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो हम क्या लिखेंगे? अगर ऐसे लिगेंड जिनके नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा शब्द उपस्थित हैं और फिर भी वो क्या उनकी संख्या 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा है, तो 2 के लिए 20 लगाएंगे, 3 के लिए 30 लगाएंगे, 4 के लिए टेट्राकीस लगाएंगे, 5 के लिए पेंटाकीस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इन शब्दों का प्रयोग क्या कर रहे हैं? आपको पूर्ण लगन के रूप में करना है, ठीक है? इन शब्दों का प्रयोग कहां करोगे? आप पूर्ण लगन के रूप में करोगे, ठीक है? अब इसके बाद देखो अपने रूल हो गए 6। आपको 6 नियमों को एक बार दोबारा से मोटे मोटे तौर पर दोबारा से रिवाइज कर लो ताकि नोमेनक्लेचर में दिक्कत ना आए। पहला रूल ध्यान देने, पहला अपना क्या था? नाम लिखते समय पहले धनायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद में ऋणायन का नाम लिखेंगे। पहला रूल क्या था? पहले धनायन और दूसरा ऋणायन। दूसरा रूल अपना ये था सरल धनायन और सरल ऋणायन के नाम में उनकी संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है। सरल धनायन और सरल ऋणायन के नाम में उनकी संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है। तीसरा नियम था अपना समन्वय मंडल का नाम लिखते समय पहले लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाएगा, उसके पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु को ऑक्सीजन अंक सहित लिखा जाएगा। पहले लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाएगा, उसके पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु को उनकी जो रोमन ऑक्सीजन अवस्था है, ऑक्सीजन अंक है, उस सहित लिखा जाएगा और ऑक्सीजन संख्या को सदैव रोमन संख्या में लिखा जाता है, ठीक है? फिर था अपने पास रूल नंबर क्या था? 4। रूल नंबर 4 ये था यदि समन्वय मंडल है वो धनात्मक है या उदासीन है तो उस कंडीशन में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम है वो सामान्य रूप से लिखा जाएगा, जैसा है वैसा का वैसा लिखा जाएगा। और अगर ऋणात्मक है तो क्या करेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु के अंत में एक शब्द है उसका अनुलग्न के रूप में उसको प्रयोग करेंगे। जैसे फेरस है तो फेरेट हो जाएगा, कॉपर है तो क्यूपरेट हो जाएगा, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनेट हो जाएगा। इनका प्रयोग हम करेंगे। 5वां रूल अपना ये था कि समान लिगेंडों की संख्या 1 से अधिक होती है तो उनके नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर ये था कुछ कार्बन लिगेंडों के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा शब्द उपस्थित होते हैं और उनकी संख्या अगर 1 से ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे? 2 के लिए 20 लिखेंगे, 3 के लिए 30 लिखेंगे, 4 के लिए टेट्राकीस लिखा जाएगा और 5 के लिए पेंटाकीस लिखा जाएगा। ये सारे रूल आपने पढ़े हैं बेटा, हमने आपको ये सारे रूल बताए हैं। मोटी बात है यानी मुख्य बात ये है कि अपने को रूल अगर 5 नियम अपने 5-6 नियम है ये सारे अपने को नियम आते हैं तो नोमेनक्लेचर में कहीं गलती होने की संभावना नहीं रहेगी, कहीं भी आप गलती नहीं कर सकते। अब इन सभी रूलों का फॉलो करते हुए, इन सभी नियमों को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे? अब हमें क्या है? कुछ एग्जाम्पल जानने हैं जिनका अपने को नामांकन करना है, नाम लिखना है। जैसे हम कहें 2-3 एग्जाम्पल जान लें, ज्यादा जान लें, 10-15 जान लें, जो भी है, तो कुछ एग्जाम्पलों के नाम तो हम अब जानेंगे और कुछ एग्जाम्पलों की क्लास यानी अगली क्लास में उनके एग्जाम्पल और हम लेंगे। लेकिन पहले हम क्या करेंगे? रूल के तहत 2-3 एग्जाम्पल को इसी क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। पहला देखो, हम सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास है K4 FeCN6। अब अपने से कोई सवाल पूछे कि इसका नाम बताना, इसका क्या करना है? आपको नाम बताना है।
इसका आईपीसी नाम लिखना है कि क्या नाम होगा। सबसे सरल एग्जाम्पल लिया है, सबसे इजी एग्जाम्पल हमने काम में लिया है, ठीक है। तो देखो नाम लिखते समय सबसे पहले अपने को याद रखें, पहला काम आपको आपका ये है, पहला काम परमानेंट दिमाग में बैठा लें, आपका पहला काम ऑक्सीजन अंक निकालना है। किसका निकालोगे ऑक्सीजन? सदैव केंद्रीय धातु परमाणु का ही ऑक्सीजन अंक निकाला जाता है, तो उसका आप सबसे पहले क्या करोगे? ऑक्सीजन अंक निकालोगे, ठीक है। चलो ऑक्सीजन अंक निकाल लेते हैं। तो देखो जिसका ऑक्सीजन अंक निकालना है उसको अक्ष मान लो, जैसे ये है, इसको आप मान लो अक्ष। क्लियर? केंद्रीय धातु परमाणु का क्या करना है? अपने को ऑक्सीजन अंक निकालना है, और ऑक्सीजन अंक निकालना है, जिस धातु परमाणु का ऑक्सीजन अंक निकालना है उसको आप अक्ष मान लो, ठीक है। उसके बाद में शेष बचे जो लिगेंड और धातु है या धनायन ऋणायन है उनका ऑक्सीजन अंक लिख दो, और सभी के बराबर 0, उदासीन है तो 0, और आयनिक है तो उसके आयन के बराबर कर दो। आप इधर कहोगे पोटेशियम का आपने पता है पहले वर्ग का सदस्य, इसलिए +1 गुणा 4, क्लियर। फिर आप लिखोगे प्लस इसकी -1 कैसा लेंगे तो -1 गुणा 6 बराबर आर कितना कर लेंगे 0। अब इसको सोल्व करना है, +1 को 4 से गुणा करो, प्लस के 4 हो गए। आप क्या लिखोगे? अक्ष माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 1 को 6 से गुणा करो, 6 बराबर क्या हो गया 0। सॉल्व करो, प्लस के 4 और माइनस के 6, तो अपने पास क्या बच गया? माइनस के 2 बराबर 0, और अक्ष के बराबर ले जाना है तो अक्ष बराबर 2। पहला ऑक्सीजन अंक निकालना, सदैव याद रहे ऑक्सीजन अंक है वो केंद्रीय धातु परमाणु का सदैव क्या रहेगा? पॉजिटिव में आएगा, धनात्मक आएगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा। अगर ऋणात्मक आ गया तो ये मान के चले कि आपके पास गलती हो गई है, आपके पास ऑक्सीजन अंक निकालने में क्या हो गई है? गलती हो गई है। इसलिए आप याद रहे ये सदैव कैसा होगा? धनात्मक ही आएगा, क्लियर। आपका पहला काम क्या था? ऑक्सीजन अंक निकालना। आपने ऑक्सीजन अंक निकाला, चलो इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल लेकर दूसरा एग्जाम्पल समझा देता हूं। ऑक्सीजन अंक निकालने का दूसरा तरीका समझा देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर मैं कह दूं Cr है, यहां मैं लिख देता हूं H2O है। आपको क्या करना है? इसका भी आपको ऑक्सीजन अंक निकालना है। कैसे निकालोगे? आप यहां लिखोगे, ये लो साहब, इसको क्या कहोगे? अक्ष। ये क्या हो गया? अक्ष हो गया। अक्ष का मतलब क्या हो गया? कि आपको इसका ऑक्सीजन अंक निकालना है। इसके बाद में इसका 0 होता है तो आप लिखोगे +0 गुणा 3। H2 का आवेश कितना? 0। आपने लिगेंड वाले में देखा था H2 का आवेश कितना? 0 होता है। फिर आप कहोगे प्लस इसका आवेश में कितना? 0 गुणा 3। फिर लिखोगे प्लस इसका कितना होता है? -1 गुणा 3 बराबर 0। सॉल्व कर दो, 0 हो गए, दोनों हटा दो। अब फिर क्या है? माइनस का 1 को 3 से गुणा कर दो तो -3 बराबर 0, और अक्ष बराबर क्या हो गया? 3। क्लियर? इसका कितना आ गया? 3 आ गया, इसका कितना आ गया? 2 आ गया। उम्मीद कर रहा हूं आपको ऑक्सीजन अंक निकालना आने लग गया होगा। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, और भी जाने हैं, लेकिन 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। आप इन दोनों एग्जाम्पलों की सहायता से ऑक्सीजन अंक निकालना सीख गए होंगे। अगर नहीं भी तो मैं 1 एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल वो ले लेंगे। हालांकि एग्जाम्पल तो अपने को 10-20 लेना है, लेकिन बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो नाम लिखते हैं। नाम का पहला रूल क्या था कि पहले धनायन का नाम, उसके बाद में ऋणायन का नाम लिखेंगे। ये देखो इधर वाला धनात्मक मंडल में प्रेजेंट है, ये तो धनायन है, और ये पूरा पूरा क्या है? ऋणायन है। समन्वय मंडल क्या है? ऋणायन। यहाँ देखो पूरा पूरा समन्वय मंडल धनायन में है, और ये क्या है? ऋणायन है। कोई दिक्कत नहीं है। एक आयन होता है, एक समन्वय मंडल, एक समन्वय अपने पास संकुल आयन होता है, एक सरल धनायन या ऋणायन होता है। नाम लिखिए पहले धनायन का नाम, इसका नाम क्या है? पोटेशियम। अभी हमने लिखा था दूसरे नियम है कि सरल धनायन के नाम में उसकी संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे, तो याद रहे इसमें ट्रेटा पोटेशियम नहीं लिखना, केवल पोटेशियम लिखना, इसकी संख्या का उल्लेख अपने को नहीं करना है, ठीक है। अब हमने लिखा समन्वय मंडल का नाम, अंग्रेजी में वाला क्रम में लिगेंडों का नाम लिखा, इसमें लिगेंड एक ही है, उसका नाम है 6 के लिए क्या आएगा? हेक्सा। और सीएन का नाम आपको पता है बेटा क्या है? साइनो। क्या हो गया? हेक्सासाइनो। इसका नाम क्या है? फेरस है। लेकिन देखो पूरा पूरा क्या है? ऋणात्मक मंडल में है ना, पूरा कैसा ऋणात्मक मंडल है, तो ऋणात्मक के लिए 1 लगा देना, क्या हो जाएगा? फेरे।
और फिर कोष्टक में कितना लगाओगे 2 है तो आप इसके लगा देना 2। एक चीज याद रखना, इस पूरे सौरमंडल को एक ही लाइन के नीचे नाम लिखना है, पूरी एक ही लाइन के नीचे नाम लिखना है, या फिर हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो क्या है थोड़े इटैलिक शब्दों में लिखा जाता है। ठीक है, देखो आपने नाम क्या लिखा, इसका नाम पोटेशियम, ऐसा ऐसा लिख दिया क्योंकि धनायन और सरल ऋणायन के नाम में संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता, आपने क्या लिख दिया पोटेशियम। उसके बाद में लिखा हेक्सा, किसके लिए 6 लिखा हुआ है तो हेक्सा। CN का नाम क्या है साइनो, क्योंकि एक ही प्रकार का लिगेंड है इसलिए संख्या का उल्लेख करने की जरूरत, और अंग्रेजी वाला का ध्यान रखना जरूरी नहीं है। फिर देखो यहाँ पर Fe है, Fe का नाम क्या है फेरस या आयरन होता है, लेकिन यहाँ पर आप क्या लिखोगे Fe फेरस होता है, लेकिन 8 लगाना है। 8 क्यों लगाओगे, क्योंकि ये पूरा कैसा ऋणात्मक मंडल में है। अगर पूरा इधर कोई धनात्मक प्रेजेंट है तो याद रहे ऋणात्मक रहेगा, और अगर इधर प्रेजेंट है तो याद रहे धनात्मक, तब आपको उल्लेख नहीं करना है। आपने 8 लगा दे, इसका नाम क्या होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, इसका क्या हो गया नाम हो गया। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। इसके बाद में अपने पास दूसरा एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं। इसमें देखो यहाँ तो धनायन प्रेजेंट था, तो ये कैसा था ऋणायन, तो धनायन का नाम पहले लिख दिया था, यहाँ पर ऋणायन प्रेजेंट है, ऋणायनिक मंडल में आवेश प्रेजेंट है तो ऋणायन प्रेजेंट है, ये कैसा हो गया धनायन। तो पहले इस पूरे समन्वय मंडल का नाम लिखेंगे, धनायन का नाम लिखेंगे। धनायन का या समन्वय मंडल का नाम लिखते समय अपने को याद कैसा, आपने याद क्या किया था, ये कहा था पहले लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। यहाँ इसका नाम H2 का नाम तो क्या है एक्वा, और एमीन का नाम NH3 का नाम है एमीन। ठीक है, अब देखो ए से ए काट दो, एम और क्यू में पहले कौन आता है, एम आता है, तो पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्या लिखना है एमीन लिखना है। कितने हैं 3 हैं, 3 के लिए क्या लगाओगे ट्राई, आप लिखोगे ट्राई, फिर क्या लिखोगे एमीन। ट्राई एमीन में आधा मैं जरूर लिखना है, आपको डायरेक्ट मी नहीं लिखना है, आधा मैं लिखकर फिर मी लिखना है, क्योंकि अगर सीधा एमीन लिखेंगे तो उसका अर्थ होता है NH2 होता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद 3 ही क्या है जल, आगे वाला लिखो 3, ट्राई हो गया, फिर क्या लिखोगे एक्वा, ट्राई एक्वा हो गया। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे क्रोमियम, क्योंकि पूरा कैसा है क्रोमेट लिखेंगे कि उदासीन है धनात्मक कार्य, तो हम क्या लिखेंगे क्रोमियम। कोष्टक लगाओ, कितना है 3 लाइन का है, तो इसका नाम क्या है क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया क्या ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, थर्ड क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, इसमें भी पूरा नियमों का ध्यान में रखते हुए इसका नाम लिखा है। एक एग्जाम्पल और जान लो, देखो थर्ड एग्जाम्पल हो जाए, जैसे मान लो आपके पास है जेरेन, क्या है जेरेन है, यहां लिखता हूं OH फॉर, OH के क्या है 4, फिर लिखूंगा 2 माइनस, फिर क्या लिखेंगे 2 माइनस। ठीक है, इसका अपने को क्या करना है नाम लिखना है, पहले ऑप्शन निकालो अक्स, इसका क्या है माइनस का 1 गुणा 4 बराबर माइनस के 2। ठीक है, अब हल करो, अक्स माइनस के 4 बराबर माइनस के 2, इसको उधर ले जाओ तो क्या होगा अक्स बराबर माइनस के 2 प्लस के 4, सॉल्व करो अक्स बराबर 2 प्लस के 2। ठीक है, इसका ऑक्सीजन आ गया 2 आ गया। अब आप क्या लिखोगे 4 के लिए क्या आएगा टेट्रा, 4 के लिए क्या आ गया टेट्रा। OH का नाम क्या था हाइड्रोक्सो, OH का नाम हमने क्या लिखा था हाइड्रोक्सो लिखा था, तो हम क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। अब देखो जिंक है ऋणात्मक आवेश है, तो क्या लिखेंगे जिंक के कोष्टक में क्या लिखेंगे कितना संख्या आई 2 लिखा, फिर आगे लिख देना आयन। आयन का मतलब कोई भी इसमें ना तो धनायन है ना ऋणायन है, केवल क्या ऊपर आवेश लगा है इसलिए आपको क्या लिख दिया आयन लिख दिया, इसका क्या हो गया नाम हो गया। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, ठीक है बेटा आपने क्या किया, अभी तक आपने क्या 3 एग्जाम्पल लिए, 3 एग्जाम्पलों की सहायता से आपने क्या किया है नियम जाने हैं, नियम जानकर 3 एग्जाम्पल द्वारा नोमेनक्लेचर को समझाने का प्रयास किया है, आपके समझ में आया होगा। अब आप क्या करोगे कुछ एग्जाम्पल अपनी बुक वाले लेना, उनको हल करना, नहीं आते हैं कमेंट में डालना, कमेंट बॉक्स में डालना उनके सूत्र, उसके नाम, जो सूत्र आप जैसा डालोगे उसका नाम, अगली क्लास में आपको उनके उत्तर बताए जाएंगे।
ठीक है। और इसके अलावा अगली क्लास में और सारे एग्जाम्पल जानेंगे, इसलिए आप इस क्लास को भी देखना न भूलें और अगली क्लास को भी देखना न भूलें, ठीक है। तब तक आप इसके रूलों को पढ़ें, रूलों को ध्यान दें, 2-3 बार पढ़ेंगे तब तक याद हो जाएगा, सरल लैंग्वेज है, याद कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में आप इन नियमों की सहायता से एग्जाम्पल सॉल्व करने का प्रयास करना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, ठीक है। थैंक यू।